तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा, जैसा कि आप जानते हो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की हमारी चल रही है सीरीज और लेक्चर नंबर है आज का 5वां। ओके, इससे पहले के जो 3 लेक्चर रहे उसमें तो मैंने पढ़ाया आपको कंस्ट्रेंट मोशन, और फिर जो चौथा लेक्चर रहा उसमें हम लोगों ने बात की कि न्यूटन्स लॉज होते क्या है ना, एक्चुअली थ्योरी क्या होती है, और प्रॉब्लम्स को अगर हमें सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें किस किस प्रकार की टेक्निक्स की आवश्यकता है। वो सारी की सारी टेक्निक मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में माने लेक्चर नंबर 4 में कवर कर दी। और आज की जो वीडियो है ना बेटा, वो फुल्ली डेडिकेटेड रहेगी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लेकर के, कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किस तरह से बनाए जाते हैं यार, है ना। और बिल्कुल तुम लोग देखोगे कि एकदम बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा, बिल्कुल सिंपल सवालों से शुरू करूंगा, और भाई साहब चर्चा को बहुत ऊपर ले जाऊंगा। अच्छे अच्छे लेवल के सवाल आज हम लोग कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और तुम्हें लगेगा अरे यार क्या मजा आ गया भाई साहब एकदम, है ना। पर 2 शर्तें हैं मेरी। पहली शर्त तो ये कि इससे पिछले वाली वीडियो तुम लोग देख करके आ रखे हो, अगर नहीं देख करके आ रखे हो तो मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, उसे देख करके आना, क्योंकि बार बार मैं टेक्निक्स की जब भी बारी आएगी ना तो पिछले वाली वीडियो को मैं रेफर करूंगा। ऊपर लिंक दे दिया, देख करके आना, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है, देख करके आ सकते हो, ठीक है। और दूसरी शर्त मेरी क्या है कि आप लोगों को वेक्टर्स आता है यार, है ना। अगर वेक्टर्स नहीं आता है तो उसका लिंक भी नीचे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग देख करके आ सकते हो। ऊपर भी लिंक दे दूंगा, वहां पर भी देख करके आ सकते हो, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। और क्या है सुनो, इससे रिलेटेड जो वर्कशीट है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की, वो पहले से ही टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है। जब कंस्ट्रेंट मोशन शुरू किया था उसी समय डाल दिया था भाई साहब। तो अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर के उसको ज्वाइन कर लो, ताकि तुम्हें वहां से वर्कशीट मिल जाए भाई साहब। और सर ज्वाइन कहां से करें, अरे नीचे लिंक पड़ा है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ, फालतू टाइम पास नहीं करते, सवाल शुरू करते हैं। बार बार रेफरेंस दूंगा मैं पुरानी वाली वीडियो का, कि देख मैंने बताया था, देख मैंने बताया था, देख मैंने बताया था। फिर ये मत बोलना साले कब बताया था, मैंने बताया था भाई साहब, है ना। आ जाओ सुनो, देखो शुरू करते हैं। और देखो बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरू करते हैं, एकदम बेसिक सवालों से, ठीक है। सुनो भाई, ऐसा सवाल भाई साहब शर्म आ जाए मतलब पूछते हुए, मैंने बोला कि मान लीजिए, तो पूछ का ही रहे हो, फिर जब शर्म आ जाए तो पूछना तो पड़ेगा ना भाई साहब। शुरुआत तो बिल्कुल जीरो से ही करनी पड़ेगी। मैंने बोला कि मान लो ये कोई तो ऐसे अपने पास धरती माता है, और धरती माता के ऊपर यहां पर रखा हुआ है एक डब्बा, और डब्बा है 2 किलो का। ओके, डब्बा है 2 किलो का, और इस 2 किलो के डब्बे को ऐसे खींचा जा रहा है 10 न्यूटन का फोर्स लगा करके। कितना फोर्स लगा करके, 10 न्यूटन का फोर्स लगा करके इस 2 किलो के डब्बे को खींचा जा रहा है, बिल्कुल सीधा। तो सवाल क्या बोला गया, सवाल बोला गया कि फाइंड आउट, सवाल बोला गया फाइंड आउट the acceleration, find out the acceleration of the block, find out the acceleration of the block, है ना। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, देखो मैं करवाता हूं, है ना। देखो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो कंसीक्वेंस होता है, देखो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो क्या होता है, F इज इक्वल टू dp बाई dt, कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। परंतु उसका जो कंसीक्वेंस होता है वो होता है F इज इक्वल टू ma। क्या होता है, F इज इक्वल टू ma। माने क्या कि कोई भी जो नेट फोर्स होता है बॉडी के ऊपर, नेट फोर्स इज इक्वल टू बॉडी का ही मास मल्टीप्लाइड बाय उसी बॉडी का एक्सेलरेशन, ठीक है। जो नेट फोर्स ऑन द बॉडी है दैट इज इक्वल टू बॉडी का ही मास मल्टीप्लाइड बाय उसी बॉडी का एक्सेलरेशन, उसी बॉडी का एक्सेलरेशन। बोलो बात समझ आई, अरे पक्का। अच्छा सोच करके देखो तो बेटा, ये बॉडी जो है ना, ये नीचे की तरफ जो फोर्स लगा रही होगी ये रहा होगा 20 न्यूटन। कितना रहा होगा, 20 न्यूटन। सर 20 न्यूटन क्यों, अरे याद करो पिछली वीडियो में बताया था कि कोई भी बॉडी m मास की वो नीचे फोर्स लगाती है mg। तो 20 न्यूटन के फोर्स से ये धरती माता को नीचे दबाने का प्रयास कर रही है, तो धरती माता इसे ऊपर की तरफ दबाने का प्रयास करेगी और एक फोर्स लगाएगी बिल्कुल ऊपर की तरफ, जिसे कहा गया था नॉर्मल रिएक्शन। ये बता दिया था मैंने पिछली वीडियो में ना, कि ऊपर की तरफ जो फोर्स लगता है इसे बोला जाता है नॉर्मल रिएक्शन। भाई साहब ये बॉडी धरती माता को दबाने का प्रयास करती है, धरती माता इस बॉडी को दबाने का प्रयास करती है, और दोनों जो है नॉर्मल डायरेक्शंस में फोर्स लगाते हैं। नॉर्मल माने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, अगर ये कॉन्टैक्ट सरफेस है तो धरती माता ऐसा फोर्स लगाती है और बॉडी ऐसा फोर्स लगाती है। बॉडी धरती माता को दबाने का प्रयास करती है और धरती माता बॉडी को दबाने का प्रयास करती है। क्या हमें बात समझ आ गई, अरे पक्का, सोच लो, है ना। अच्छा ध्यान से देखो बेटा, तो ये जो 20 न्यूटन का फोर्स लगाया इस बॉडी ने नीचे की तरफ, तो क्या ये जमीन में धंस गई क्या, नहीं धंसी। तो क्या जो धरती माता ने ऊपर फोर्स लगाया नॉर्मल, तो क्या ये हवा में उड़ गई क्या, अरे नहीं उड़ी। इसका मतलब कि ऊपर की तरफ वाले फोर्स शुड बी इक्वल टू नीचे की तरफ वाले फोर्स, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ वाले फोर्स ज्यादा होते तो ये हवा में उड़ जाती, नीचे की तरफ वाले फोर्स ज्यादा होते तो जमीन में धंस जाती।
परंतु दोनों में से कुछ भी तो नहीं हुआ। इसका मतलब कि जो ऊपर के तरफ वाले फोर्स हैं दैट शुड बी इक्वल टू नीचे के तरफ वाले फोर्स, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो तो हमने निकाल दी 20 न्यूटन। हालांकि सवाल में नहीं पूछा गया था, सवाल में बोला गया था जस्ट फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, और नॉर्मल भी पूछी जा सकती थी, नहीं पूछी तो मैंने तुम्हारे को निकालना सिखा दिया, ठीक है, कोई खास बात नहीं है। अब सुनो एक्सेलरेशन कैसे होगा भाई। अरे ये 10 न्यूटन का जो फोर्स है, ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है, ये 2 किलो वाली बॉडी को ऐसे खींच रहा है ना, खींच रहा है, तो आगे तो बढ़ेगी ना बॉडी, क्योंकि पीछे खींचने वाला कोई फोर्स नहीं है। तो ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है, यही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला नेट फोर्स है। ये जो 10 न्यूटन का जो फोर्स है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला यही नेट फोर्स है भाई साहब। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो दिस नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू बॉडी का मास मल्टीप्लाइड बाय बॉडी का एक्सेलरेशन। हाँ ये बात, तो जो एक्सेलरेशन आ गया वो आ गया कितना, 5 मीटर और साथ में पर सेकेंड स्क्वायर। दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। आई होप हमें बात समझ आ गई, पक्का। अब देखो सवालों का लेवल धीरे धीरे आराम आराम से उठाऊंगा, तुम लोग बोलोगे हाँ सर सही सर समझ आ रहा है सर, है ना। आओ सुनो, देखो ध्यान से देखो, और करते हैं, देखो मिल करके करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो मजा आएगा, है ना। लो भाई, मैंने बोला कि मान लीजिए फिर से हमारे पास यहाँ पर धरती माता है, और भाई साहब ये कोई तो डब्बा है, और ये डब्बा है बोला गया 5 किलो का, ये डब्बा है बोला गया 5 किलो का। मैंने बोला ठीक है, ओके कोई बात नहीं, है ना। अच्छा फिर क्या बोला, ऐसे बोला कि भाई साहब आप इस डब्बे के ऊपर ना एक फोर्स लगा रहे हो, आप इस डब्बे के ऊपर ऐसे एक फोर्स लगा रहे हो, ऐसे टेढ़ा फोर्स लगा रहे हो। कितना फोर्स लगा रहे हो, क्या बोला गया, बोला गया कि भाई साहब 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं आप। कितना फोर्स लगा रहे हैं, 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे टेढ़ा लगा रहे हैं, ठीक है सर कितने एंगल पर लगा रहे हैं ये तो बताओ। मैंने बोला कि मान लीजिए आप 37 डिग्री के एंगल पर ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, और आपको 2 सवाल फिर से पूछे गए। क्या क्या सवाल पूछे गए, बोले गए कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक and the normal reaction से क्या मतलब है, नॉर्मल फोर्स, है ना। बता दिया गया था ये कि नॉर्मल रिएक्शन से क्या मतलब होता है, नॉर्मल रिएक्शन से मतलब होता है नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स कितना लग रहा है, बस यही बताना है ना। मैं तो कहता हूं एक बार वीडियो को स्टॉप करो खुद से, और खुद से करने का ट्राई कर लो, क्या पता हो जाए, और हो जाए तो भाई सब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और नहीं हुआ तो मैं तो कराई दूंगा, तो सीख तो जाएंगे ही, है कि नहीं, पक्का ना। करो एक बार। ना 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 ना, करा, वीडियो स्टॉप करिए अच्छे से, पक्का पक्का, है ना। चलो आ जाओ मैं कराता हूं, सुनो ध्यान से देखो। तो अगर ये 50 न्यूटन का फोर्स है, 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो मुझे पता है कि इस दिशा में इसका कौन सा कंपोनेंट आने वाला है, 40 न्यूटन। सर 40 न्यूटन सर ऐसे कैसे सर, अरे इस दिशा में इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, cos 37 का कंपोनेंट आएगा, है ना। याद करो, अगर वो वीडियो नहीं देखकर क्या रखे हो वेक्टर वाली, तो मैं फिर से एक बार हल्का से रिकैप दे देता हूं कि बेटा अगर कोई वेक्टर r किसी एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बनाता है, किसी एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बनाता है, तो उस एक्सिस की दिशा में इस वेक्टर का cos थीटा का कंपोनेंट टूटता है, और 90 माइनस थीटा वाले एक्सिस में इस वेक्टर का sin थीटा का कंपोनेंट टूटता है। और ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के देखो परपेंडिकुलर होते हैं, r sin थीटा r cos थीटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और कुछ इस तरह से होते हैं कि मेन वेक्टर r इन दोनों के बीच में ही रहता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा 37 और 53 की वैल्यू सर आप ये कैसे लिखते हो, देखो मैं कई बार ये बातें बता चुका हूं, परंतु फिर ये बात बता देता हूं। बेटा ध्यान से देखें, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि बेटा ये जो साइड है ना ट्राइंगल की, अगर ये 4 मीटर है और अगर ये 3 मीटर हो जाए, तो पक्का पक्का ये साइड 5 मीटर होगी। हाँ भाई, पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग जानते हैं। बेटा जानते हो इस ट्राइंगल का एक नाम मैजिक ट्राइंगल भी होता है। ये मैजिक ट्राइंगल होती है भाई साहब। कैसे मैजिक, सुनो, 5 और 3 के बीच में जो एंगल है ना बेटा, ये एंगल होता है 53 डिग्री का, और 5 और 4 के बीच में जो एंगल होता है ना, ये 37 डिग्री का एंगल होता है। अब यहां से सारे के सारे वैल्यूज हम लोग निकाल सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल cos 37 की वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो cos 37 क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 आ जाएगा।
साइन 37 की वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो अगर 37 थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है तो कितना आ जाएगा 3/5, हाँ ना बोलो यार, है ना। अच्छा cos 53 की वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो अब थीटा 53 डिग्री को बोल दिया 53 को, तो अब ये 3 बेस हो जाएगा, तो cos 53 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5, और इसी तरह से sin 53 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4/5 भाई साहब, है ना। अभी ये बातें बता रहा हूं, इसके बाद दोबारा नहीं बताऊंगा, पूरी वीडियो में कभी भी नहीं बताऊंगा भाई साहब, आज याद कर लेंगे इसको, है ना। और बिल्कुल रटने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं, बोला गया कि अगर ये 4 है, ये 3 है, तो पक्का पक्का ये 5 होगा, और 5 और 3 के बीच में 53 होगा, एक 53 है, दूसरा 90 है, तो तीसरा कितना बन गया 37 डिग्री बन गया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हमें आती है, इनकी वैल्यूज हमें देर सवेर याद हो जाएंगी, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा याद होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और कोई मेन वेक्टर आर किसी एक्सिस का थीटा एंगल बना रहा तो उस दिशा में उसका cos थीटा, 90 माइनस में उसका sin थीटा, दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर में और मेन वेक्टर बीच में, ये बात भाई साहब, बोलो बात समझ आई पक्का। अब हमने देखा कि यार फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और यहां से 37 बना रहा है, तो इस दिशा में इसका cos 37, तो 50 इंटू cos 37, cos 37 कितना है 4/5, तो 50 इंटू 4/5 कितना आया भाई साहब 40 न्यूटन, है ना। और ये ऊपर की तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा, sin 37 का कंपोनेंट आएगा, 3/5 वाला कंपोनेंट आएगा, तो ऊपर आ जाएगा कितना, अरे 30 न्यूटन। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, ये बात तो समझ आती है ना। और सुनो ध्यान से देखो बेटा, 5 किलो की बॉडी है तो नीचे की तरफ फोर्स लगा रही होगी 50 न्यूटन, तो धरती माता ऊपर फोर्स लगा रही होगी नॉर्मल, है कि नहीं, बोलो बोलो बोलो, बात समझ आई। अब बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में आप लोग देखें, अच्छे से बिल्कुल प्यार से देखें, तो ऊपर आपको 2 फोर्सेस नजर आएंगे, एक तो नॉर्मल और एक 30 न्यूटन, और नीचे कौन सा नजर आ रहा है, नीचे नजर आ रहा है 50 न्यूटन, नीचे नजर आ रहा है 50 न्यूटन। तो मैंने देखा क्या इस 5 किलो वाले डब्बे पर ऊपर तो 2 फोर्स लग रहे हैं और नीचे एक ही फोर्स लग रहा है, परंतु ये बॉडी जो है ये जमीन में तो नहीं धंस रही और ये हवा में तो अरे नहीं उड़ रही। इसका मतलब कि टोटल ऊपर की तरफ वाले फोर्स शुड बी इक्वल टू टोटल नीचे की तरफ वाले फोर्स, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ वाले फोर्स ज्यादा होते तो ये तो हवा में उड़ जाती, हाँ, और अगर ये नीचे वाला फोर्स ज्यादा होता ये तो सारा जमीन में धंस जाती, परंतु दोनों में से तो कुछ भी नहीं हुआ, हाँ, तो इसका मतलब कि दोनों ऊपर के तरफ वाले फोर्स जो है वो नीचे वाले फोर्स के सम के बराबर, हाँ, तो मतलब कि दोनों का सम जो है ये कौन सा, नॉर्मल प्लस 30 इज इक्वल टू 50 न्यूटन भाई साहब। टोटल ऊपर की तरफ वाले फोर्स इज इक्वल टू टोटल नीचे की तरफ वाले फोर्स, और नीचे तो सिर्फ 50 न्यूटन था, तो यहां से नॉर्मल तो आ गया, नॉर्मल तो कितना आया, ये तो आ गया 20 न्यूटन, कितना आ गया 20 न्यूटन, बहुत बढ़िया भाई साहब। अभी ऊपर तो उठेगी नहीं, नीचे तो जाएगी नहीं, तो टोटल ऊपर वाले इज इक्वल टू टोटल नीचे वाले। मैंने कहा ठीक है भाई बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुने, इस तरफ में देखो, इस तरफ में सिर्फ एक 40 न्यूटन का फोर्स है, पीछे कोई फोर्स है क्या, ना पीछे तो कोई फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो सिर्फ यही एक भाई साहब नेट फोर्स है, हाँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो सिर्फ एक यही नेट फोर्स है, तो भाई साहब नेट फोर्स इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू इसी बॉडी का मास मल्टीप्लाइड बाय इसी बॉडी का एक्सेलरेशन, हाँ, नेट फोर्स इज इक्वल टू इसी बॉडी का मास इंटू इसी बॉडी का एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 5 × 40 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी यार, अरे नॉर्मल सी बातें हैं तो बिल्कुल, है ना, धीरे धीरे तो भाई साहब ऐसा मजा आने लगेगा अंदर कि यार क्या यार, बिल्कुल एकदम नॉर्मल से सवाल है क्या, बोलो बात समझ आई पक्का 100%, सोच ले। चलो अच्छा सा हम लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ा दूंगा। आओ सुनो, देखो और सवाल करते हैं बढ़िया बढ़िया से, है ना। देखो भाई क्या सवाल बोला गया, सवाल बोला गया ऐसे, ठीक है, बिल्कुल हल्का सा लेवल उठा रहा हूं, देखो ज्यादा नहीं उठा रहा हूं, ठीक है। सुनो, बोला गया धरती माता ये एक डब्बा 5 किलो का डब्बा, मैंने कहा ठीक है ओके बहुत बढ़िया, है ना। क्या बोला गया, बोला गया कि एक फोर्स ऐसे लगाया जा रहा है 10 न्यूटन, बोलो बात समझ आई, और एंगल कितना, एंगल हुआ फिर से 37 डिग्री, ओके। और बोला गया कि एक फोर्स ऐसे लगाया जा रहा है, ऐसे, बोला कितना लगाया जा रहा है, ये बोला गया मान लीजिए 20 न्यूटन। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, है ना। सुनो, और बोला गया कि जो एंगल है ये है 53 डिग्री, ये है 53 डिग्री। अब फिर से सवाल पूछ दिया गया, क्या सवाल पूछ दिया गया कि फाइंड आउट द नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड आउट द नॉर्मल रिएक्शन एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, एंड द
एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। चलो मैं तो कहता हूं वीडियो को यहीं पे एक बार स्टॉप करेंगे और खुद से करने का ट्राई करेंगे, देखेंगे कि क्या हम लोग इस तरह के सवाल कर पा रहे हैं क्या नहीं कर पा रहे। अब तो मैंने 2 सवाल करा दिए हैं, तो अगर अब हमसे इस तरह के सवाल हो जाएं तो इसका मतलब हम लोग अच्छे से सीख पा रहे हैं यार, है ना। करो करो करो। हो यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। करा तुमने? ट्राई करा? मैं कराऊं एक बार? आओ देखो मिल करके करेंगे फिर, है ना। देखो सुनो ध्यान से, देखो 5 किलो की बॉडी है तो नीचे फोर्स लगा रही होगी 50 न्यूटन, है ना। mg के बराबर फोर्स लगा रही होगी, नॉर्मल बात है। तो धरती माता भी ऊपर की तरफ एक नॉर्मल लगाएगी। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। सोच करके देखें तो ये 10 न्यूटन का फोर्स है, एंगल है 37, तो इस दिशा में कौन सा कंपोनेंट आएगा? इसका cos 37 आएगा, माने 8 न्यूटन, और ऊपर की तरफ कितना? 6 न्यूटन। sin 37 है ना, 10 इंटू sin 37, sin 37 कितना होता है? 3/5, तो 10 इंटू 3/5 कितना हुआ? 6 न्यूटन हो गया, है ना। बार बार नहीं बताऊंगा भाई साहब, एक बार बता चुका हूं, है ना। ध्यान से देखो, ये 20 न्यूटन है, तो इस दिशा में इसका cos 53 भाई साहब, 20 का इस दिशा में cos 53, cos 53 कितना होता है? बोलो बोलो बोलो, 3/5 होता है भाई साहब। तो 3/5 इंटू 20 कितना हो गया? 12 न्यूटन हो गया, 12 न्यूटन हो गया। और वो किधर? इस तरफ में, डायरेक्शन ये होगी उसकी, है ना। देखो एरो देखो फोर्स की, है ना। तो कितना हो जाएगा? 12 न्यूटन हो जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा? 16 न्यूटन हो जाएगा, है ना। अरे है ना, बोलो sin 53 का कंपोनेंट है ना ऊपर, तो 16 न्यूटन हो जाएगा। बेटा कंपोनेंट तोड़ने में अगर दिक्कत महसूस कर रहे हो तो नीचे प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है वेक्टर का, अच्छे से जाकर के देख के आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुनो, आओ मेरी बात देखो, ध्यान से सुनो। तो अब मैंने देखा कि ऊपर की तरफ फोर्स कौन कौन से हैं? एक तो 10 न्यूटन, एक तो n, और एक तो 6। हाँ, और नीचे कौन कौन सा है? नीचे तो सिर्फ एक 50 न्यूटन है। क्या ये नीचे धस गई? बोला नहीं। क्या हवा में उड़ गई? बोला नहीं। तो इसका मतलब कि टोटल ऊपर की तरफ वाले फोर्स इज इक्वल टू टोटल नीचे की तरफ वाले फोर्स। तो भाई साहब क्या बोला गया? ऐसा बोला गया, क्या बोला गया कि नॉर्मल प्लस 16 प्लस 6 इज इक्वल टू 50, इज इक्वल टू 50। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी, है ना। तो नॉर्मल प्लस 16 और 6 कितना हो गया भाई साहब? 4 तो 20 हो गया, और 2 बचे तो ये हो गया 22, और सामने हुआ 50। तो नॉर्मल इज इक्वल टू 50 माइनस 22, 25 घटाते तो कितना बचता? 25 बचता, परंतु 3 और जोड़ दो, 25 26 27 28 बच गए भाई साहब, है ना। ये आ गया 28 न्यूटन। तो नॉर्मल आ गई कितनी? 28 न्यूटन। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। अब ध्यान से सुने, तो इस 5 किलो वाले डब्बे पर 8 न्यूटन तो है इस तरफ, और 12 न्यूटन है इस तरफ भाई साहब। 8 न्यूटन तो है इस तरफ, और 12 न्यूटन है इस तरफ। तुम बताओ कहां जाएगा? 12 वाले की दिशा में जाएगा कि 8 वाले की दिशा में जाएगा? जाएगा तो 12 वाले की दिशा में, परंतु नेट फोर्स कितना है? 12 माइनस 8। हाँ, इधर है 8, इधर है 12। तो भाई साहब जो नेट फोर्स आया वो कितना आया? वो आया 12 माइनस 8 इज इक्वल टू इसी का मास मल्टीप्लाइड बाय इसी का एक्सेलरेशन। 12 में से 8 गए तो 4 बच जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा 4/5 और मीटर और पर सेकंड स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगी मोशन की? डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना। डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स लेफ्ट, ना के राइट की तरफ, क्योंकि लेफ्ट में फोर्स ज्यादा है। कितना है? 12। तो नेट कितना बचा? 12 माइनस 8, और वो 12 माइनस 8 इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। बस बात खत्म। इतना सा सवाल होता है, वो बच्चे परेशान हो रहे होते हैं ना। बाकी इस तरह के सवालों में कोई खास परेशानी वाली बात नहीं है। समझ तो तुम गए होगे यार, है ना। नहीं समझे तो अभी तो बहुत सारे सवाल और कराने, समझा दूंगा भाई सब, टेंशन मतलब। बिल्कुल बात समझ आई? पक्का? आगे बढ़ूं और वैरायटी के सवाल दिखाऊं तुमको, है ना। सुनो, आओ देखो मेरी बात सुनो। देखो एक जो वैरायटी का सवाल बनता है ना, ये बड़ा अच्छा सवाल है भाई साहब, बहुत अच्छा प्यारा सवाल है ना। सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनना, देखो बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। बोला गया कि मान लीजिए ये है धरती माता, ठीक है, ये है धरती माता, ठीक है, और इसके साथ में यहां पर रखा गया है एक ठो डब्बा, ओके, और इस डब्बे के साथ जचा करके बिल्कुल बराबर में रख दिया गया है एक और डब्बा, और इसके साथ जचा करके बिल्कुल बराबर में रख दिया गया है एक और डब्बा। इस तरह से 3 डब्बे जचा जचा के बराबर बराबर में रख दिए गए हैं। और बोला गया कि इस डब्बे का वजन जो है मान लीजिए कि वो 5 किलो है, इसका जो वजन है बोला गया मान लीजिए 10 किलो है, और इसका जो वजन है बोला गया मान लीजिए 25 किलो है। कितना है? 25 किलो है। बोला गया ठीक है, कोई खास बात नहीं है। बोला ठीक है,
बात समझ आती है भाई। मैंने कहा ओके, बहुत बढ़िया, बात समझ आई, है ना। अब पता है क्या बोला गया, ऐसे बोला गया कि भाई साहब अपन क्या कर रहे हैं ना, अपन क्या कर रहे हैं कि इस डब्बे के ऊपर यहां पर है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, हम एक फोर्स लगा रहे हैं। कितना फोर्स लगा रहे हैं? बोला गया कि मान लीजिए 120 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे 120 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो क्या होगा, सुनो, 5 किलो वाला डब्बा जो है आगे 10 किलो वाले डब्बे को दबाने की कोशिश करेगा, 10 किलो वाला डब्बा 25 किलो वाले डब्बे को दबाने की कोशिश करेगा, और दब तो सकते नहीं है ये, क्योंकि सॉलिड है। तो भाई साहब साथ 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 ऐसे चलने लग जाएंगे। हाँ, ये बात भाई साहब, है ना। तो अगर आप 5 किलो वाले डब्बे को फोर्स लगाओगे तो 5 किलो वाला डब्बा 10 किलो वाले पर फोर्स लगाएगा, और 10 किलो वाला डब्बा 25 किलो वाले डब्बे पर फोर्स लगाएगा, और ये तीनों साथ 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 चलने लग जाएंगे, क्योंकि भाई साहब सॉलिड मटेरियल एक दूसरे को दबा तो सकते नहीं है, तो बिल्कुल साथ 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 टच करके भाई साहब साथ 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 चलते चले जाएंगे। ये बात है ना, बात तो समझ आती है पक्का। सवाल पता है क्या बोला गया? सवाल ऐसे बोला गया है, क्या सवाल बोला गया कि फाइंड आउट, क्या बोला गया कि फाइंड आउट द फोर्स, फाइंड आउट द फोर्स ऑन 25 kg मास, फाइंड आउट द फोर्स ऑन 25 kg मास ड्यू टू 10 kg मास, ड्यू टू 10 kg मास। ये सवाल पूछा गया। अच्छा, इस बात से तो हम लोग पक्का एग्री हैं कि 10 kg वाला जो मास है वो 25 किलो वाले मास पर फोर्स तो जरूर लगाएगा, नहीं तो 25 किलो वाला डब्बा चलता कैसे भाई? चलेगा ही तो कंफर्म है, और चलेगा तो फोर्स चाहिए। वो फोर्स तो हम 5 किलो वाले पर लगा रहे हैं, इस 25 किलो वाले पर थोड़ी लगा रहे हैं यार। तो कैसे चल रहा है ये? अरे भाई 5 किलो वाला डब्बा जो है वो 10 किलो वाले डब्बे पर फोर्स लगा रहा है, 10 किलो वाला डब्बा 25 किलो वाले डब्बे पर फोर्स लगा रहा है, तो ये चल रहे हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। हम सवाल पूछा गया भाई साहब, फोर्स पूछा गया, वो कितना लग रहा है। मैंने कहा हाँ यार ये तो बढ़िया सवाल हो गया, है ना। मैं कराता हूँ, सुनो ध्यान से, एकदम ढंग से सुनना, बहुत मजा आएगा तुम्हें, बहुत प्यारा सवाल है, अच्छा लगेगा तुम्हें, ठीक है। और इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं यार, जेई वेई में, नीट बहुत सवाल पूछते हैं। टाइम पास सवाल है, तो बोलेगा अरे सर तो टाइम पास सवाल, समझ आ गया मेरे को ना। सुनो ध्यान से, देखो क्या होगा कि जो 5 किलो वाला डब्बा इस 4 किलो वाले 10 किलो वाले डब्बे पर ऐसे आगे की तरफ एक फोर्स लगाएगा, है ना। ये बेसिकली वही नॉर्मल रिएक्शन है जो इससे पिछले वाली वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं, कैसे सरफेसेस होते हैं तो कैसे नॉर्मल रिएक्शन लगते हैं। 5 किलो वाला 10 किलो वाले पर, 10 किलो वाला 5 किलो वाले पर, बता चुका हूं मैं भाई साहब, है ना। सुनो, और ये 10 किलो वाला डब्बा इस 25 किलो वाले डब्बे पर आगे एक फोर्स लगा रहा होगा। मैं इसको नॉर्मल बोल देता हूं, ठीक है ना, नॉर्मल रिएक्शन बोल देता हूं। ये नॉर्मल रिएक्शन ही मुझे निकालनी है ना। परंतु सोचने वाली बात यह है कि ये तीनों डब्बे जो है ना बेटा एक साथ चलेंगे, टच करके चलेंगे, बिल्कुल एक साथ, है ना। इस बात से तो एग्री करते हो पक्का? अब सोच करके देखो, जब ये चल ही एक साथ रहे हैं तो इन तीनों का एक्सेलरेशन तो सेम ही है ना भाई साहब। ये तो भाई साहब एक डब्बे की तरह चलेंगे, ये तो पूरा का पूरा एक सिस्टम की तरह चलेगा, ये भाई साहब पूरा का पूरा एक सिस्टम की तरह चलेगा। इस बात से एग्री करते हो कि नहीं करते हो यार? बोला हाँ। तो जब एक सिस्टम की तरह चलने वाले हैं तो भाई साहब 120 न्यूटन इज इक्वल टू इस पूरे डब्बे का मास, इस पूरे डब्बे का मास। ये भाई साहब इसको पूरा डब्बा मान दो, एक क्या मान दो इसको, एक पूरा डब्बा मान दो, क्योंकि साथ साथ चल रहे हैं ना यार, तो इसको क्या मान लें, एक पूरा डब्बा मान लें। पूरे डब्बे का मास कितना है? 25 और 5 30 और 10 40। भाई साहब 120 न्यूटन इज इक्वल टू 40 इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आया? एक्सेलरेशन आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। परंतु ये एक्सेलरेशन किसका है? किसका है एक्सेलरेशन? इन तीनों का है, या इस 5 किलो का है, या इस 10 किलो का है, या इस 25 किलो का है? किसका है एक्सेलरेशन? अरे तीनों का एक्सेलरेशन यही है भाई, और तीनों का साथ में भी यही है भाई, है ना। तो मतलब तीनों साथ चल रहे हैं, तो तीनों का एक्सेलरेशन तो यही है। अब सोच करके देखो, तुम्हें 25 किलो वाले का एक्सेलरेशन अगर पता है, उसका मास अगर पता है, तो उस पर लगने वाला फोर्स तो तुम्हें पता ही है यार। अरे नॉर्मल सी बात है भाई साहब, ये जो नॉर्मल लग रही होगी ना, इज इक्वल टू इसी का मास मल्टीप्लाइड बाय इसी का एक्सेलरेशन जो कि 3 है ना। तो नॉर्मल कितना आ गया? नॉर्मल आ गया भाई साहब 75 न्यूटन। ये फोर्स, दिस इज द फोर्स ऑन 25 kg ड्यू टू 10 kg। ये बात है ना। अच्छा लगे हाथ तुम मुझे ये भी बता दो कि 5 किलो वाला डब्बा 10 किलो वाले पर कितना फोर्स लगा रहा है। सुनो ध्यान से देखो, तो फोर्स ऑन 10 किलो मास ड्यू टू 5 किलो मास कितना आ गया भाई साहब? 10 इंटू इसका एक्सेलरेशन कितना? 3। भाई साहब कितना फोर्स लगा रहा है? 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी यार। बिल्कुल आसान सा सवाल है, देख लो एकदम आसान भाई साहब। हमने क्या करा,
तीनों डब्बों को एक सिस्टम मान लिया, एक डब्बा मान लिया और साथ साथ चला दिया, है ना, और एक्सेलरेशन निकाल दिया। वही एक्सेलरेशन तीनों ही डब्बों का एक्सेलरेशन है। अब तीनों डब्बों का अलग अलग मास तो मुझे पता है, अलग अलग एक्सेलरेशन तो मुझे पता है, तो अलग अलग फोर्स भी मैं निकाल सकता हूं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। बोल बात समझ आई? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है मन के अंदर? 110% नीचे कमेंट करके बता देना। मैं कमेंट में भाई साहब बहुत रिस्पॉन्सिव रहता हूं, मैं बहुत जल्दी से कोशिश करता हूं कि तुम्हारे क्वेश्चन का जो जवाब मैं दे दूं, ठीक है। बाकी देखो इस समय भाई साहब रात के 10 बज रहे हैं, है ना, फिर भी, और जानते हो बेटा अब तो ऑफलाइन क्लासेस भी बिल्कुल एकदम शुरू हो चुकी हैं, तो थकावट इतनी ज्यादा हो जाती है इस समय, तो पढ़ाते हुए गला भी बैठा हुआ है यार, है ना। परंतु आप लोगों का जो प्यार है, जो आप लोगों से जो स्नेह मिलता है ना, वो वापस से यार खींच के ले आता है यहाँ पर। और ऐसा भी नहीं कि कोई हमारे चैनल पर कोई बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं या बहुत ज्यादा व्यूअर्स हैं, मुश्किल से कोई 100-150 व्यूज एक बार में आने होते हैं वीडियो पर, परंतु उसका मोह ही नहीं है, व्यूज का मोह नहीं है, ना कोई सब्सक्राइबर्स का मोह नहीं है। वो जब समय आएगा, जब ऊपर वाला चाहेगा, तो वो धीरे धीरे हमारी फैमिली अपने आप बड़ी होती चली जाएगी। परंतु आप लोगों से जो प्यार मिलता है, कुछ ही बच्चे चाहे इस वीडियोस को देख रहे हो, परंतु भाई साहब जो प्यार आप लोगों से मिलता है ना, वो रात को 10 बजे भी, भाई साहब इस समय मेरी घड़ी में रात के 10 बज रहे हैं, और वो खींच के ले आता है यहाँ पर, वो मजबूर कर देता है कि नहीं दीपक भाई काम कर, पढ़ा भाई पढ़ा, है ना। ये बात है भाई साहब, है ना। तो मैं काम कर रहा हूं भाई साहब, तुमने भी काम करना है, अच्छी मेहनत करनी, सिलेक्शन लाना है और बताना है कि सर देखो सर सिलेक्शन आया, सर नंबर आए सर हमारे, बड़ी खुशी हो जाएगी। बात समझ आई? पक्का? आगे बढ़ाऊं चर्चा को? चलो अच्छे से इसको नोट करेंगे बड़े ढंग से, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आ जाओ, चलो एक वैसा ही सवाल तुमसे करा देता हूं, ठीक है। खुद से करना, वीडियो को स्टॉप करके, नहीं तो कोई फायदा नहीं है फिर सेम वैरायटी का सवाल लेने का, है ना। और फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, फिर नई नई वैरायटी के सवाल में तुम्हें और दिखाऊंगा, ठीक है। चलो फटाफट से भाई साहब वीडियो को स्टॉप करें और जल्दी से नीचे कमेंट कर दें, है ना। जैसे ही मैं सवाल पूछूं फटाफट से वीडियो को स्टॉप करना है और नीचे कमेंट कर देना है और फिर आगे बढ़ जाना है, ठीक है। बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना भाई, है ना, नहीं तो फिर सेम वैरायटी का और सवाल कराने का कोई पॉइंट नहीं है ना। मैं भी तो बाकी लोगों की तरह फिर एक एक सवाल दिखा कर छोड़ सकता हूं ना, पर कोई फायदा नहीं, फिर लाइव क्लासरूम वाला फील नहीं आएगा, है ना। आ जाओ सुनो, मैंने बोला मान लो 2 किलो, मैंने बोला मान लो 4 किलो, और मैंने बोला मान लो इसको 4 नहीं बोलते हैं ना, इसको 3 किलो बोल देते हैं, ठीक है, और इसको बोल देते हैं 5 किलो, ठीक है। और अपन ने क्या कर रखा है, अपन यहां से एक फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, और बोला 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं मान लो, ठीक है। और सवाल बोला गया कि फाइंड आउट द फोर्स ऑन 5 kg मास, फाइंड आउट द फोर्स ऑन 5 kg मास ड्यू टू 3 kg मास। चलो भाई साहब वीडियो को यहीं स्टॉप करो, जल्दी से स्टॉप करो, बिल्कुल एकदम आंसर बता देना, नीचे कमेंट कर देना फटाफट से एकदम, देख लो, नहीं तो कोई फायदा नहीं, फिर सेम वैरायटी का सवाल लेने का फायदा क्या यार, मैं भी दिखा दिखा के आगे बढ़ जाऊं यार, है ना। चलो आई होप तुमने कर दिया है, नीचे कमेंट कर दिया है, मैं करा दूं ना। चलो अप्रोच क्या होती थी, टेक्निक क्या होती थी भाई साहब, टेक्निक को पक्का करो तभी तो सवाल बनेंगे भाई साहब, है ना। देखो टेक्निक क्या होती थी कि इसको एक पूरे डब्बे की तरह में साथ साथ चलाना है ना, पहले इस पूरे को एक साथ चलाना है, क्योंकि टच कर करके चलने वाले हैं तो एक्सेलरेशन सेम रहने वाला है। तो भाई साहब जो नेट फोर्स है दैट इज इक्वल टू इस डब्बे का ही मास, इस डब्बे का मास कितना है 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस डब्बे का ही मास मल्टीप्लाइड बाय इस डब्बे का ही एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फोर्स किस पर पूछा गया है तुमसे फोर्स पूछा गया है इस 5 किलो पर, इस 3 किलो की वजह से, ठीक है। तो इस 5 किलो का मुझे वजन भी पता है, इस 5 किलो का मुझे एक्सेलरेशन भी पता है, अरे तो लगने वाला फोर्स भी तो पता है ना मेरे भाई, है ना। सुनो ध्यान से देखो, तो भाई साहब 5 किलो का डब्बा और एक्सेलरेशन कितना है 4, तो भाई साहब 5 चौके 20 न्यूटन, मतलब कि इसके ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आई होप बात समझ आ गई होगी, है ना। आ जाओ, वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, सवालों की वैरायटी बहुत ज्यादा होने वाली है, इसलिए फालतू टाइम पास नहीं करेंगे भाई साहब, फटाफट सवाल करते चलेंगे। सुनो तुम्हें क्या बोला गया कि मान लो ये ना एक बेटा ऐसे मान लो स्फीयर है, ठीक है, स्फेरिकल कोई ऑब्जेक्ट है, ढंग से बना, हाँ काम चल जाएगा, है ना, काम चल जाएगा, ठीक ठाक से लग रहा है, हाँ मैं देखता हूं, हाँ यहाँ सही लग रहा है, चलो काम चल जाएगा ना। सुनो तो बोला गया कि एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है इस प्रकार से, और उसको ना एक गड्ढे में ऐसे फंसा दिया गया है, ठीक है, एक गड्ढे में ऐसे फंसा दिया गया है, ठीक है, ऐसे फंसा दिया गया, कोई गड्ढा है, ओके। बोला गया ठीक है भाई, है ना, ये कोई तो ऐसे गड्ढा था, ठीक है, ऐसे गड्ढा था, उसमें इसको ऐसे फंसा दिया गया, समझते हो ना। जैसे अरे वो आइसक्रीम नहीं होती, वो आइसक्रीम कभी कभी बड़ा दे दे तो वो उसके अंदर समाती नहीं है, बीच में अटक जाती है यार, ये कुछ वैसा ही है, ठीक है। और क्या बोला गया कि ये जो गड्ढा है ना, इसकी जो चौड़ाई है, बोला गया ये है 6 मीटर, ठीक है, कितनी है ये 6 मीटर है। मैंने कहा ठीक है, ओके। और ये जो डब्बा है हमारे पास, ये जो बेसिकली बॉल बोल लो, इसको कुछ भी बोलना चाहो वो बोल लो, ठीक है, अपन इसको बॉल बोल लेते हैं, ठीक है, अपन इसको ऐसे शेड कर देते हैं, ओके। ये कोई तो बॉल है,
और बोला गया कि जो बॉल है ना बेटा, इस बॉल का जो मास है, इस बॉल का जो मास है वो मास है 5 किलो, और इस बॉल की जो रेडियस है वो रेडियस है मान लीजिए 5 मीटर। ओके, रेडियस कितनी है? 5 मीटर रेडियस है। तुमको बोला गया कि फाइंड आउट द नॉर्मल फोर्स। ठीक है, सवाल बोला गया कि फाइंड आउट द नॉर्मल फोर्स, फाइंड आउट द नॉर्मल फोर्स on the ball due to the walls of the hall। देखो क्या जबरदस्त सवाल बना है ना, क्या स्टेटमेंट कैसी है, सुनो। बोला गया कि ये जो डब्बा है, देखो डब्बा फंसा हुआ है ना उसके अंदर, तो ये जो वॉल्स हैं, देखो ये जो नुक्कड़ हैं, इन दोनों से एक नॉर्मल फोर्स तो लग रही होगी। अब वो नॉर्मल फोर्स ही आपको पूछा गया कि नॉर्मल फोर्स कितनी है वो बताओ, है ना। और ये मैं तुमको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि अगर एक सरफेस अगर प्लेन जैसा हो, एक सरफेस पॉइंटेड हो, तो कैसे नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करते हैं भाई साहब। ये पिछली वीडियो में बता दिया था, पहले बोला था ना, बार बार बोलूंगा कि पिछली वीडियो, बार बार बोल रहा हूं, देख ले। तो अगर नहीं देखकर क्या रखा तो देख लो उसको भाई साहब, ताकि तुमको समझ आना शुरू हो जाए, बुद्धि में क्या हो रहा है यहाँ पर। पक्का समझ आया मैं कह रहा हूं? देखो ध्यान से देखो बेटा, बहुत मजा आएगा, कोई खास बात नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल है ये। सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो बेटा, अगर ये मान लीजिए 5 किलो का डब्बा है, तो इसका जो सेंटर होगा, उस सेंटर से बिल्कुल जो mg है वो नीचे की तरफ लग रहा होगा। कितना लग रहा होगा? 50 न्यूटन लग रहा होगा। कितना लग रहा होगा? 50 न्यूटन लग रहा होगा। बोलो बहुत बढ़िया भाई, कोई खास बात नहीं है ना। अच्छा, अगर कोई स्फेरिकल सरफेस हो, है ना, उससे नॉर्मल कैसे ड्रॉ की जाती है भाई साहब? ऐसी लाइनें खींच दो जो उसके सेंटर से पास होती हो। सोच करके देखो, तो यहां टचिंग हो रही है ना, मुझे यहां से नॉर्मल ड्रॉ करनी है, तो ऐसी लाइन खींचो जिस गोले के सेंटर से पास होती हो, वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल ही कहलाएगी, वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल ही होगी भाई साहब सरफेस के ऊपर, है ना। कोई भी स्फेरिकल सरफेस हो, आप चुपचाप से ऐसी लाइनें खींच दो जो उसके सेंटर से पास होती हो, वो सारी की सारी भाई साहब नॉर्मली होती हैं। वो सारी की सारी क्या होती हैं? नॉर्मली होती हैं भाई साहब, है ना। अच्छा भाई, तो एक टचिंग तो यहां हो रही है और एक टचिंग यहां हो रही है, तो एक नॉर्मल बैठेगी यहां, है ना, एक नॉर्मल बैठेगी यहां, है ना। ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ दिस, है ना। बहुत बढ़िया भाई, तो एक नॉर्मल हो गई ये। अब बोला यार अब क्या करें यार, ये तो फंस गए यार। नहीं फंसे, देख ध्यान से देख, डेटा दिया गया है अपने को। अच्छा बेटा, ये जो लंबाई है ना, ये जो लंबाई है यहां से यहां तक, ये तो रेडियस ही है ना, ये तो क्या है? रेडियस ही है ना। तो ये लंबाई तो है 5 मीटर, ये लंबाई तो है 5 मीटर, ये पूरा 6 है, तो आधा कितना हुआ? आधा हुआ 3 मीटर, आधा हुआ 3 मीटर। अरे भाई साहब, आप सब एंगल सब पता चल जाएंगे, तुम देखते चलो बस, है ना। मैंने ऐसे एक लाइन को ऊपर से बढ़ा दिया। ठीक है, सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखो, अगर ये 5 है, ये 3 है, तो ये तो 53 है। ये तो कितना है? 53 है। तो ये कितना है? अरे 37 है। कितना है? 37 है। और ये 37 है, तो ये भी कितना है? अरे ये भी तो 37 है। बहुत बढ़िया। और बायसिमेट्री, ये भी तो कितना है? ये भी तो 37 है। अरे बहुत बढ़िया भाई साहब, ये तो मजा ही आ गया। अब सुनो, इस नॉर्मल का ऊपर की तरफ cos 37, क्योंकि ऊपर वाली एक्सिस से 37 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो इस नॉर्मल का ऊपर कितना? cos 37, तो ऊपर की तरफ आया नॉर्मल का cos 37, और इस नॉर्मल का इधर कौन सा? sin 37। बहुत बढ़िया, इधर आया नॉर्मल का sin 37। बहुत बढ़िया भाई। अब इस वाली नॉर्मल की बात करो, ब्लू वाली नॉर्मल की बात करो। देखो, इस ब्लू वाली नॉर्मल का इसके साथ कौन सा? n cos 37, है ना। एक cos 37 पहले से था, तो कितना हो गया? 2n cos 37, है ना। एक n 37 का भी जाएगा ना, अरे यार हाँ ना बोलो, एक n cos 37 का भी जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2n cos 37, और इधर इसका n sin 37, तो ये ऐसे भाई साहब n का sin 37। अब आप बहुत ध्यान से देखें तो हॉरिजॉन्टली जो फोर्स है वो बैलेंस्ड है, इधर भी n का sin 37, इधर भी n का sin 37। तो ये जो ब्लॉक है, ये जो बॉल है, बेसिकली ये बॉल ना तो इधर जाएगी और ना इधर जाएगी, क्योंकि ये दोनों फोर्स तो अरे बैलेंस्ड है भाई साहब, तो ये कहीं पर भी जाने वाली नहीं है। परंतु सोच करके देखें भाई साहब, ऊपर की तरफ फोर्स कितना है? 2n cos 37, नीचे कितना है? 50 न्यूटन। तो ना तो नीचे जा रही है ना तो ऊपर जा रही है, तो भाई साहब क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा कि 2n और cos 37 इज इक्वल टू mg। mg माने कितना? 50 न्यूटन। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? अरे पक्का, बस हो गया सवाल, क्या बताऊं, सुनो ध्यान से देखो। 2n और cos 37 कितना हो जाएगा? बोलो, ये हो जाएगा 4/5 इज इक्वल टू 50, है ना। 2 1 कम 2, ये हो गया 25, और 25 पंजे 125, है ना। तो ये आ जाएगा कितना? 125 और बटा 4 और न्यूटन।
this will be the normal force. Okay, this will be the normal force on this ball due to the edge of these walls. है ना? बोलो बात समझ आई क्या नहीं आई? अरे पक्का। अब ये दिखने में टफ सवाल लगता है परंतु वाकई में कोई टफ सवाल नहीं है, आसान सवाल है भाई साहब, एक बार समझ आने लगे तो। पक्का सोच लो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए बस, फिर तो आसान ही है बिल्कुल। वो तो मैंने पिछली वाली वीडियो में सिखाई दिया था क्या टेक्निक होती है। बार बार बोल रहा है पिछली वीडियो साला देख कर ही आनी पड़ेगी अब तो लग रहा है। हाँ आनी पड़ेगी भाई साहब, बोलो बात समझ आई? पक्का आगे बढ़ जाएं? चलो अच्छे से इसको नोट करेंगे, फिर मैं तुम्हें और वैरायटी दिखाता हूं सवालों की। आओ बेटा सुनो, देखो एक बिल्कुल सिंपल सा सवाल और करते हैं, उसके बाद फिर मैं सवाल का लेवल और बढ़ा करके तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक है? सुनना जरा ध्यान से। ये सवाल बिल्कुल सिंपल सवाल है। क्या बोला गया? बोला गया कि बेटा ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल है मान लो ये थीटा कुछ भी। इंक्लाइंड प्लेन सर ये क्या होता है? अरे जो टेढ़ा फट्टा रखा हुआ होता है ना जमीन से कुछ एंगल बना करके, उसे इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं भाई साहब। टेढ़े फट्टे को इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। लकड़ी का कोई फट्टा ऐसे टेढ़ा रखा हो वो इंक्लाइंड प्लेन कहलाता है। मुझे नहीं पता था जब मैं 11वीं में था, तब मास्टर ने बोला क्लास में इंक्लाइंड प्लेन, मैंने कहा अच्छा प्लेन, हम लोग हिंदी मीडियम वाले थे ज्यादा पता नहीं था। अच्छा मैंने कहा अच्छा प्लेन, साला प्लेन मतलब हवाई जहाज, ओके अच्छा हवाई जहाज तो ठीक है, प्लेन पर इंक्लाइंड, ये कैसा इंक्लाइंड है भाई साहब, ये कैसा होता है? इंक्लाइंड शब्द का ही मतलब नहीं पता था और प्लेन का मतलब तो पता ही नहीं था कि फट्टे को प्लेन कहा जाता है। हमें तो लग रहा था हवाई जहाज की बात कर रहा है मास्टर। अब आप सोच करके देखिए, टेढ़े फट्टे की तुलना अगर हवाई जहाज से करेंगे तो क्या तंबूरा सीखेंगे भाई साहब। इसलिए अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है भाई साहब। सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग जब तक अपने को नहीं होगी तब तक मजा आने वाला नहीं है, और मजा नहीं आएगा तो भाई साहब टिक करके नहीं बैठेंगे, और टिक करके नहीं बैठेंगे तो सवाल कैसे होंगे हमसे, और सवाल नहीं होंगे तो सिलेक्शन कैसे आएगा भाई साहब। इसलिए अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। पक्का पक्का एकदम। अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो स्वाद ही नहीं आएंगे, स्वाद नहीं आएंगे तो भाई साहब फिर मजा नहीं आएगा। थोड़ी सी भी मेहनत जो है ना वो ऐसा लगने लगेगी अरे भाई कितना काम कर लिया मैंने, कितना क्या हो गया भाई साहब, फिर मेहनत नहीं हो पाएगी। और बेटा मेहनत के बिना तो कुछ नहीं हो सकता भाई साहब, जिंदगी में कुछ नहीं पाया जा सकता। और अगर मेहनत कर ली भाई साहब तो फिर जिंदगी में कुछ भी पाना भाई साहब मुश्किल नहीं है। जो तू सोच सकता है वो तू पा सकता है, जो तू ख्वाब दे सकता है भाई साहब बंद आंखों में, उसे तू खुली आंखों के साथ साकार भी कर सकता है अगर तू मेहनत करना जानता है भाई साहब। बोलो बात समझ आई? एकदम पक्का। इसलिए सब्जेक्ट की अच्छी पकड़ बनाए, बढ़िया अंडरस्टैंडिंग बनाए, गहरी पकड़ बनाए भाई साहब, और अच्छी करें मेहनत भाई साहब टेबल पर बैठ करके, फिर देखिए जिंदगी के रंग क्या होने वाले हैं। बोलो बात समझ आई? आओ चलो देखो आगे बढ़ते हैं भाई साहब, मजा आएगा। सुने ध्यान से देखें, तो एक इंक्लाइंड प्लेन है जो कि धरती माता के साथ थीटा एंगल बना करके रखा गया है। मैंने कहा ठीक है बहुत बढ़िया, इंक्लाइंड प्लेन माने टेढ़ा फट्टा। और बोला गया कि उसके ऊपर यहां पर एक तो डब्बा रख दिया गया, और डब्बा है भाई साहब एम मास का, डब्बा है भाई साहब एम मास का, और ये सरफेस बिल्कुल स्मूथ है। ओके ये जो सरफेस है ना ये बिल्कुल स्मूथ है, एकदम चिकना सरफेस, खूब सारा चिकना एकदम मस्त, छोड़ा और ये नीचे ऐसा है ना। तो पता है क्या बोला गया? ऐसा बोला गया कि दिस एम मास, बोला गया कि ब्लॉक ऑफ एम मास, ऐसा बोला गया कि ब्लॉक ऑफ मास एम was released, ठीक है, on the inclined plane, बोला गया कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, बोला गया फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द नॉर्मल रिएक्शन या द नॉर्मल फोर्स, जो भी तुम बोलना चाहो, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। ये दो सवाल आपसे पूछे गए और सवाल वाकई में बहुत आसान है, परंतु जो मैं इसका डायग्राम बनाने वाला हूं ना, अगर तुझे वो समझ आएगा बेटा तभी कुछ समझ आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। बोलो बात समझ आई? पक्का? आओ मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से देखना, सुनना जरा ध्यान से बेटा। अगर मान लो मैं सीधा खड़ा रहूं, मैं टेढ़ा खड़ा रहूं, कुछ भी करूं, कैसे भी एंगल पर रहूं, मेरा mg तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा ना, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं भाई साहब। सोच लो, है ना। अब सोच करके देखिए कि मान लीजिए मेरे पास एक तो ये डब्बा है, एक किसी ब्रांड की पब्लिसिटी हो जाएगी फालतू में ऐसे, है ना। मैं किसी ब्रांड की पब्लिसिटी नहीं कर रहा, तो मैं पढ़ा रहा हूं भाई साहब, कहीं सोचा अच्छे वाले ब्रांड की पब्लिसिटी कर रहा है मास्टर, है ना, वो नहीं कर रहा हूं मैं। यहां सुनो, देखो मान लो मेरे पास ना ये ऐसे मान लीजिए कोई डब्बा है ना, ये माइक का डब्बा ऐसे लगा करके साइड में पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा इसी से उठा लेते हैं, है ना। मान लीजिए कोई डब्बा है, ठीक है, अभी एम मास का डब्बा है, सोचना अगर मैं इसे छोड़ दूं तो बिल्कुल के बिल्कुल नीचे जाकर के गिरेगा ना। हाँ बिल्कुल ऐसे सर नीचे जाकर के गिरेगा। सोचो अगर ये ऐसे टेढ़ा रखा होता, और आप छोड़, ध्यान से ऑब्जर्व करना, सुनो, इसको बिल्कुल ऐसे टेढ़ा मैंने ऐसे छोड़ा, अरे अभी भी तो बिल्कुल नीचे गिरा। सोचो अगर ये टेढ़ा रखा था, तो ये ऐसे नहीं गिरा, अगर ये टेढ़ा रखा तो ऐसे नहीं गिरा अभी भी कैसा है, अरे ऐसा ही गिरा है। इसका मतलब
कि डब्बा चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, mg तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगता है भाई साहब। मैंने कहा हाँ ठीक है बिल्कुल भाई, mg तो हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड ही लगता है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ओके। तो भाई mg जो है, mg तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा, मैंने लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई खास बात नहीं। परंतु व्हाट अबाउट द कॉन्टैक्ट फोर्स, ये तो पिछली वीडियो में बताया गया था कि कॉन्टैक्ट फोर्स हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। अगर कॉन्टैक्ट सरफेस, दो सरफेसेस का, दो बॉडीज का अगर कॉन्टैक्ट सरफेस ये है तो नॉर्मल विल बी लाइक दिस, है ना। अगर कॉन्टैक्ट सरफेस ऐसा हो गया टेढ़ा तो नॉर्मल फोर्स भी टेढ़ा हो जाएगा, हाँ, क्योंकि सरफेस के कैसा रहना है, हमेशा परपेंडिकुलर रहना है। अब सोच करके देखिए, तो यहां तो सरफेस ऐसा है ना, ऐसा है, कॉन्टैक्ट सरफेस ऐसा है, ऐसा नहीं है। कॉन्टैक्ट सरफेस कैसा है, ऐसा है। अब इसके परपेंडिकुलर रहना चाहिए नॉर्मल रिएक्शन, तो इसके ये ब्लू वाला जो सरफेस आप देख रहे हैं ये कॉन्टैक्ट सरफेस है भाई साहब, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है ना। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है तो दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा होगा। वो जो परपेंडिकुलर लाइन होगी ना, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। हाँ, ये है भाई साहब परपेंडिकुलर लाइन, है ना। ये जो येलो लाइन आप देख रहे हैं, ये येलो लाइन इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर है भाई साहब, याद रखना इस चीज को, ठीक है। अब सुने मेरी बात, ध्यान से सुने बेटा, सुनो क्या बोला मैं। मान लीजिए अगर ये थीटा होता, इसको अगर ऐसे आगे बढ़ा दूं, ये थीटा है तो ये कितना है, 90 है, तो ये एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। तो भाई साहब ये एंगल कितना है, ये एंगल तो है थीटा। हाँ, ये बात नहीं आया यार, मैं क्या बोल रहा हूं यार, बात समझ आइए ना। सोचो ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बोलो बात समझ आ गई, पक्का। तो आज के बाद हम हमेशा याद रखेंगे कि जो mg है ना और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसके बीच में एंगल वही बनता है जो वेज का एंगल होता है। बोलो बात समझ आई, एकदम पक्का, सोच लो। अच्छा, तो सोच करके देखिए, तो ये जो m मास है ना, इसको ऐसे दबाने का प्रयास कर रहा है इंक्लाइंड को, है ना। ये जो m मास है इस इंक्लाइंड प्लेन को ऐसे दबाने का प्रयास कर रहा है, तो इंक्लाइंड प्लेन भी इसे ऐसे दबाएगी। तो भाई साहब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, है ना। ये है वो नॉर्मल फोर्स भाई साहब, ये है वो नॉर्मल फोर्स जो कि इंक्लाइंड लगा रहा है उस डब्बे के ऊपर। हाँ, ये बात है। सोच करके देखो बेटा, अगर मान लो ये mg फोर्स है और ये एंगल थीटा है, तो इस दिशा में कौन सा, mg का cos थीटा, और mg का sin थीटा जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, और ऐसा होगा कि ये बीच में रहे। तो भाई साहब mg का जो sin थीटा है वो कहां हो जाएगा, mg का sin थीटा हो जाएगा बिल्कुल ऐसा, ये दिस विल बी mg का sin थीटा। सर आपने सर ये क्यों करा, सर नहीं आ रहा सर मुझे तो। बेटा ये एक वेक्टर है जो कि इस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इस वेक्टर का इस एक्सिस की दिशा में cos थीटा और mg का sin थीटा इसके परपेंडिकुलर होगा। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, परंतु अगर ये कर दिया तो ये बीच में नहीं रहेगा, इसलिए इसको इधर करा है ताकि ये बीच में रह जाए। हाँ ना, बोलो पक्का, सोच लो। अब मेरी बात सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। देखो बेटा, क्या ये m मास क्या हवा में उड़ गया क्या, बोला नहीं उड़ा। क्या धस गया क्या अंदर, बोला नहीं धसा। इसका मतलब कि ऊपर की तरफ वाले फोर्स इज इक्वल टू नीचे की तरफ वाले फोर्स, है ना। तो क्या बोला गया कि नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू, क्या बोला कि mg का cos थीटा रहेगी। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है भाई साहब, 1% भी नहीं है। आई होप हमें बात समझ आ रही है, सोच लो, है ना। अच्छा ये बात हो गई। अच्छा, ये जो m मास का डब्बा है, इसको यहां से अगर रिलीज कर दिया जाए, है ना, अगर इसको यहां से रिलीज कर दिया जाए, तुम खुद बोलो क्या होगा रिलीज करते ही, क्या ये नीचे की तरफ फिसल करके आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। अब आप सोच करके देखिए, तो आपको यहां पर 4 फोर्सेस नजर आ रहे हैं। एक तो नॉर्मल है, एक mg का sin थीटा है, एक mg है, एक mg का cos थीटा है। असली मायने में तो एक mg ही है, बस उसी से कंपोनेंट निकल रहे हैं। परंतु आप देखिए, देखने में आपको 4 फोर्स लग रहे होंगे, है ना। नॉर्मल, mg का sin थीटा, mg का cos थीटा। ऐसा कौन सा फोर्स है इन चारों में से, वो कौन सा फोर्स है जो इस डब्बे को नीचे उतारने के लिए जिम्मेदार है। तो खुद से सोच, तुझे लॉजिकली समझ आ जाएगा कि ये फोर्स है जो भाई इसको नीचे खींच रहा है। तुम बोलो, सोचो सोचो सोचो। अरे मेरी तरफ मत देखो, उधर देखो, डायग्राम में देखो, मेरी तरफ देख रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ देखो, मैं बहुत अच्छा लग रहा हूं ना, सुंदर लग रहा हूं मैं, नीचे कमेंट करके बता। ऐसे कमेंट मत करना भाई साहब, बेवकूफ लग रहा है एक नंबर का, बिल्कुल भालू कहीं का, है ना। या ऐसा मत बोल देना यार। सुनो, यहाँ देखो देखो, अब तुम लॉजिकली सोचो कि वो फोर्स कौन सा है जो इस m मास को नीचे उतार रहा है। तुम बोलो, अरे mg का sin थीटा नीचे उतार रहा है यार, है ना। साफ दिख रहा है कि इस डब्बे को अगर कोई फोर्स नीचे उतार सकता है तो वो mg का sin थीटा ही है, और कोई फोर्स नहीं है। तो हमें तो पता है ना, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू डब्बे का ही मास और इंटू डब्बे का ही
एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितना है जो इसको नीचे उतार रहा है, वो है mg का साइन थीटा। तो mg का साइन थीटा इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन, और m ने m को मार दिया भाई साहब, तो जो एक्सेलरेशन आ गया ना वो आ गया g साइन थीटा। क्या आ गया? g साइन थीटा। माने ये वो एक्सेलरेशन है जिस एक्सेलरेशन के साथ ये m मास का डब्बा नीचे आने वाला है। आई होप हमें बात समझ आ रही है यार, और नहीं समझ आए तो नीचे कमेंट करके बताना कि सर नहीं आ रही सर, और उसके बाद जिम्मेदारी मेरी भाई साहब, मैं कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी पूरी जिम्मेदारी मेरी एकदम। बोलो बात समझ आ रही है? पक्का 100%? पक्का इसको मिटा दूं? अच्छा सवाल कराऊं फिर एक? चलो इसको बढ़िया से नोट कर लो अच्छे से, उसके बाद तुम्हें एक और बहुत बढ़िया सा सवाल कराता हूं। फिर आओ बेटा सुनो, एक और बहुत बढ़िया सा जानदार सा सवाल मैं तुम्हें दिखाता हूं, फिर आज की वीडियो को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, एक दिन में बहुत सारा नहीं कराऊंगा, सवाल कराने को बहुत सारे हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कई सारी वैरायटी बनेंगे सवालों की। तो आज मैंने बेसिकली नॉर्मल फोर्स कवर किया है। इसके बाद जो आने वाली वीडियोस रहेंगी उसमें हम स्ट्रिंग एंड ब्लॉक प्रॉब्लम कवर करेंगे, फिर पुली एंड ब्लॉक प्रॉब्लम कवर करेंगे, और बहुत मजा आने वाला है भाई साहब, है ना। क्या बोलते अभी तो इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, सूडो फोर्स, बहुत सारे सवाल कराने भाई साहब। अभी तो तुम्हें स्प्रिंग फोर्स वाले सवाल कराने, सवालों की तो कोई कमी नहीं है, मैं छोड़ूंगा नहीं भाई साहब। कोई भी वैरायटी जो पेड कोचिंग्स में कराई जा रही है, ऐसी कोई भी वैरायटी का सवाल मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, सारा का सारा कराया जाएगा। और वो जो वहां पर टेलीग्राम चैनल पर जो शीट डाली है वो भी तो एक पेड कोचिंग की तो शीट है भाई साहब, और क्या हमने अपने घर थोड़ी बनाई है, परंतु उसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो मजा आ जाएगा एकदम। और सॉल्व तो तुमसे वो हो ही जाएगा कि पढ़ाया वही है यहाँ पर सारा का सारा, है ना। अब मेरी बात सुनो, देखो एक बहुत बढ़िया सा सवाल मैं तुम्हें कराता हूं। और सवाल क्या बोला गया, सवाल इस प्रकार से बोला गया है कि मान लीजिए ये ना कोई बॉल है, ठीक है, ये कोई तो ऐसे बॉल है, स्फेरिकल बॉल है कोई, और उसको ना दो इंक्लाइंड प्लेन के बीच में फंसा दिया गया है। कैसे, मैं बताता हूं, सुनो। ऐसे देखना, जरा ध्यान से देखना, ऐसे फंसा दिया गया है। मैंने बोला मान लो ऐसे, और ये ऐसे दो इंक्लाइंड प्लेन थे, उन दो इंक्लाइंड प्लेन के बीच में इसको ऐसे फंसा दिया गया, ठीक है। और ये है हमारी धरती माता, ठीक है, ये है हमारी धरती माता। बोला गया ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, है ना। और इन दो इंक्लाइंड प्लेन्स के बीच में इस बॉल को फंसा दिया गया है। इस बॉल का जो मास दिया गया है वो दिया गया है 5 किलो, ठीक है, 5 kg इसका मास है। और बोला गया कि ये जो नीचे वाला जो एंगल है ना, बोला गया ये 37 डिग्री का एंगल है, और ये जो ऊपर वाला जो एंगल है ये 53 डिग्री का एंगल है। मैं ज्यादातर इन्हीं एंगल्स में खिलाना पसंद करता हूं बच्चे को, क्योंकि फिर कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहती है तो दिक्कत नहीं आती। हालांकि आप लोग 45, 30, 60 कुछ भी लेकर के उसको सॉल्व कर लो, कोई खास बात नहीं है, परंतु कंसेप्ट मुझे समझ आना चाहिए कि इस तरह का डबल इंक्लाइंड वाला भी अगर मुझसे सवाल पूछ ले तो मुझे परेशान नहीं होना यार। बिल्कुल आसान सवाल, तो कोई खास बात नहीं है उसके अंदर, है ना। सुनो मेरी बात बेटा, ध्यान सुनो, बहुत आसान सवाल है बेटा। अब पता है क्या है, अब इसके ऊपर यहां पर 3 मेजर फोर्सेज हैं। एक तो ये जो डब्बा है, एक तो ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक बोल लो या बॉल बोल लो, है ना। दूसरा वाला कहां गया, चौक, यही था, है ना। ये जो बॉल है, इस बॉल का एक तो जो mg है वो है ना, और एक नॉर्मल फोर्स जो है वो नीचे वाली इंक्लाइंड प्लेन लगा रही होगी, और एक नॉर्मल फोर्स जो है ये ऊपर वाली इंक्लाइंड प्लेन लगा रही होगी, है ना। तो मेजर मोटे मोटे तौर पर मेरे पास यहां पर 3 फोर्सेज हैं, और उन तीनों फोर्सेज के साथ मुझे डील करना आना चाहिए। बात समझ आ रही है? पक्का? अब सोच करके देखो, मैं आपको ना अलग अलग करवा देता हूं इसको, बिल्कुल एकदम, है ना। सोच करके देखो, मैं नीचे वाले इंक्लाइंड को बोल देता हूं इंक्लाइंड नंबर 1, और ऊपर वाले को बोल देता हूं इंक्लाइंड नंबर 2, ठीक है। अब सोचो, मानो कि इंक्लाइंड नंबर 2 होता ही नहीं, इंक्लाइंड नंबर 2 अगर होता ही नहीं तो देखो कंडीशन कैसी बनती। ये बॉल ऐसे रखी हुई होती, है ना, ये बॉल ऐसे रखी हुई होती, और ये इंक्लाइंड नंबर 1 ऐसा रहा होता, है ना, और ये एंगल रहा होता 37 डिग्री, ये एंगल रहा होता 37 डिग्री, ऐसा ही रहा होता ना। सोच करके देखो, तो mg लग रहा होता बिल्कुल नीचे, और ये रही होती नॉर्मल, अभी बताई गई है तुमको, है ना। इस नॉर्मल को मैं n1 बोल दे रहा हूं बेटा, क्या बोल दे रहा हूं, n1 बोल दे रहा हूं। सोच करके देखो, अगर ये एंगल 37 है तो ये एंगल भी कितना होता, 37 होता, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। अच्छा, ये 37 है, अगर ये 37 है तो ये वाला एंगल कितना होता बेटा, ये वाला एंगल भी कितना होता, ये भी 37 ही होता, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा बोला ठीक है सर, इतनी बात आपकी सर मुझे समझ आती है, कोई खास बात नहीं है ना। अब मेरी बात सुनो बेटा, अब अगर ये तो बात हो गई इंक्लाइन नंबर 1 की, ये तो बात हो गई इंक्लाइन नंबर 1 की। अब इंक्लाइन नंबर 2 की बात करो बेटा। इंक्लाइन नंबर 2 इसे नीचे की तरफ दबा रहा है ना, क्योंकि ये बॉल उसे ऊपर की तरफ दबा रही है। सोच करके देखो, इस बॉल को ऐसे छोड़ा होता तो बॉल आके फंस जाती, तो ये बॉल जो है ना इस इंक्लाइन को ऊपर दबा रही होती, और इंक्लाइन इसको नीचे दबा रहा होता। बोलो बात समझ आ रही है ना। तो क्या होता, तो कुछ इस प्रकार की कंडीशन बनी होती कि ये बॉल यहां पर ऐसे रखी होती, और ये रहा होता वो इंक्लाइंड, ये रहा होता वो इंक्लाइंड, है ना, इस तरह से।
ये रहा होता वो इंक्लाइन। मैंने बोला ठीक है, ये इंक्लाइन नंबर 2 है और ये एंगल कितना है, ये एंगल है 53 डिग्री, है ना। सोच करके देखो, तो जो mg है, mg तो mg तो बिल्कुल नीचे लग रहा होता और जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रही होती और ये होती N2 और ये होती N2। बोलो बात समझ आ रही है ना। अच्छा, अगर ये 53 डिग्री है तो ये भी कितना रहा होता, ये भी 53 डिग्री रहा होता। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अभी अभी अपने को ये सब बातें बता दी गई हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो बेटा, मैं क्या करता हूं ना, मैं अभी इसको ना, इनको एक साथ बनाने का प्रयास करता हूं। कैसे कैसे कैसे, सुनो कि भाई ये तो है बॉल, ये तो है बॉल और ये नीचे लग रहा है mg। mg कितना है, mg अगर ये 5 किलो है तो नीचे लग रहा होगा 50 न्यूटन, नीचे लग रहा होगा 50 न्यूटन। और ये जो वर्टिकल लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन से इस तरफ 37 डिग्री पर ये है नॉर्मल, इस तरफ 37 डिग्री पर ये है नॉर्मल N1। मैंने बोला ठीक, बहुत बढ़िया भाई, बात समझ आ रही है। और एंगल कितना है, एंगल है 37 डिग्री, एंगल है 37 डिग्री। बोला ठीक है, आपको ये N1 और N2 बताने हैं भाई साहब। N1 N2 कितने हैं, यही बोला गया कि फाइंड आउट, सवाल तो मैंने दिया ही नहीं था कि फाइंड आउट द नॉर्मल रिएक्शंस, फाइंड आउट द नॉर्मल रिएक्शंस, ठीक है, ड्यू टू द टू इंक्लाइंड प्लेन्स, टू इंक्लाइंड प्लेन्स। ठीक है, ये सवाल था, है ना। N1 N2 मुझे बतानी है। और N2 कैसी है, N2 है इस वर्टिकल लाइन से 53 डिग्री इस तरफ। अच्छा, तो N2 है इधर से 53 डिग्री, बनाओ बनाओ बनाओ, ये हो गया 53 डिग्री इस तरफ, है ना N2। ओके, बहुत बढ़िया। और ये एंगल कितना है, 53 डिग्री। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, ये तो बात समझ आ गई मेरे को, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बात समझ आ गई भाई, है ना। ध्यान से सुनो, सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। तो इस N1 का ऊपर की तरफ ये कौन सा कंपोनेंट हो गया, ये हो गया N1 का cos 37। और cos 37 कितना होता है, 4/5 होता है। तो ये हो गया 4/5 N1, है ना। और इधर कौन सा हो गया, sin 37, तो ये हो गया 3/5 और साथ में N1। मैंने कहा ठीक है, ओके। सुनो, ये N2 है ना, नीचे कौन सा हो गया, N2 का cos 53, cos 53 कितना होता है, तुम बोलो भाई साहब, 3/5 होता है ना। ध्यान से देखो, तो नीचे हो गया N2 का cos 53, तो N2 इंटू 3/5। और इधर कौन सा हो गया, ये cos 53, इधर हो गया sin 53, तो ये हो गया N2 का sin 53, तो N2 इंटू sin 53, sin 53 कितना हो जाएगा, तू बोल भाई साहब, 4/5 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 4/5, है ना। अब ध्यान से देखो, तो ना तो बॉल इधर जा रही है ना बॉल, देखो बॉल तो कहीं नहीं जा रही, ना इधर जा रही, ना इधर जा रही, ना ऊपर जा रही, ना नीचे जा रही, ना इधर जा रही, ना उधर जा रही, तो बॉल तो इक्विलिब्रियम में है। तो हर दिशा में नेट फोर्स 0 है, हर दिशा में फोर्सेस बैलेंस्ड है भाई साहब, हर दिशा में फोर्सेस बैलेंस्ड है। हाँ, अच्छा ये बात, इसका मतलब कि भाई साहब 3/5 N1 इज इक्वल टू 4/5 N2, है ना। इस दिशा में ऐसे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, है ना। ध्यान से देखो, तो 5 ने 5 को मार दिया, तो 3N1 इज इक्वल टू 4N2। एक बात तो ये हो गई, है ना। अब वर्टिकली बैलेंस कर लीजिए उसको, वर्टिकली बैलेंस करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 4/5 N1 इज इक्वल टू 3/5 N2 और प्लस 50, है ना। टोटल नीचे की तरफ वाले फोर्स शुड बी इक्वल टू टोटल ऊपर की तरफ वाले फोर्स, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है, कोई खास बात नहीं है। अब अपने पास 2 इक्वेशन है भाई साहब, 2 वेरिएबल है, इनको सॉल्व करके N1 और N2 की हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। छोटा सा काम है भाई साहब, तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं। अरे छोड़ सकता हूं ना, मैं इतना भरोसा कर सकता हूं ना कि तुम लोग इसे सॉल्व करके मुझे N1 N2 की वैल्यू नीचे कमेंट में बता दो। हम पे भरोसा ना करियो सर जी, इतना ना हो पाएगा हमसे। अरे कर दोगे ना भाई साहब, क्या करेंगे भाई साहब, N1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 4/3 N2 आएगी, इसमें डाल देंगे, यहां से N2 की वैल्यू आएगी, वापस डालेंगे तो N2 आ जाएगा। इतना तो कर सकते हो ना। अरे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, साला स्पेस नहीं है बोर्ड के ऊपर, नहीं तो मैं कर देता इतना। बात समझ आ गई। आई होप हमें भाई साहब नॉर्मल की चर्चा एकदम ढंग से समझ आ गई होगी। और कुछ 2-3 सवाल मैंने बहुत स्टैंडर्ड के सवाल कराए हैं। एक ये सवाल हो गया, एक वो 2-3 डब्बे वाला सवाल हो गया था, है कि नहीं, बहुत स्टैंडर्ड का सवाल था। एक वो जो भाई साहब वो डब्बा गोल जो बॉल थी वो उसमें फंसी हुई थी डिग के अंदर, उसके अंदर भाई साहब वो बहुत स्टैंडर्ड का सवाल था। नॉर्मल के ऊपर अगर इतने सवाल हम लोग कर पाए बढ़िया ढंग से, तो भाई साहब इसका मतलब हमारा नॉर्मल के मामले हमारी बुद्धि चलती है अच्छे से, हमारा कंसेप्ट क्लियर है। आई होप हमारे को आज की चर्चा ढंग से समझ आ गई होगी ना।
और समझ आ गई हो भाई साहब, यहां तक आए हो तो समझ तो आइए पक्का पक्का, है ना। और समझ आइए तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना है। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं भाई साहब। अभी भी आधे लोग ऐसे हैं जो आते हैं कंटिन्यूसली वीडियोस देखते हैं भाई साहब, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। उनको पता नहीं क्या लगता है कि अच्छा मतलब कैसे कर ले सब्सक्राइब, इतना जोर का तो पढ़ाता भी नहीं है इतना अच्छा तो, है ना। तो अगर हमें ढंग से समझ आ रहा हो भाई साहब तो सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी फैमिली बढ़ेगी भाई साहब, फैमिली बढ़ेगी तो ये बहुत और जरूरतमंद बच्चे उन तक पहुंच जाएगी। नेशन बिल्डिंग में अपना भी तो योगदान दो सन्नाटो, मैं तो दे ही रहा हूं, तुम भी दो भाई साहब। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं यार जो पढ़ना चाहते हैं भाई साहब, आगे बढ़ना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, परंतु रिसोर्सेज की कमी है यार, बिल्कुल कमी है ही नहीं रिसोर्सेज भाई साहब। पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है। बच्चे की आंख में बड़े बड़े सपने हैं परंतु पेरेंट्स की जेब में पैसा नहीं है। तो इसका मतलब ये थोड़ी क्या उसके सपने मर जाने दूं मैं, उसका मतलब ये थोड़ी क्या उसके सपने चूर हो जाने दूं यार, मैं टूट जाने दूं, वो तो मैं नहीं होने दे सकता हूं यार। रात को 11 बज रहे हैं इस समय भाई साहब, परंतु मैं लगा हुआ हूं। क्यों लगा हुआ हूं? क्योंकि वो जो बच्चा कहीं पर बैठकर किसी गांव में, किसी देहात, किसी कोने में देख रहा होगा ना, वो कुछ सीख रहा होगा इससे यार। तो मेरे पास अगर वो चीजें जो मैं दे सकता हूं तो मैं क्यों नहीं दूं, मैं तो दूंगा भाई साहब, मैं तो दूंगा। मेरे को कोई मोह नहीं है व्यूज का, कोई सब्सक्राइबर्स का, घंटा मोह नहीं है मेरे को, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे को उस चीज से। परंतु वो जो बच्चा देख रहा होगा, चाहे वो एक ही बच्चा देख रहा हो भाई साहब, वो भी मेरे को लगाने पे मजबूर कर देता है कि ठीक है तू कर भाई साहब, लगा तू। बोलो बात समझ आई? तो थोड़ा सा योगदान अपना भी दे दो, है ना। फैमिली को थोड़ा सा बड़ा कर दो यार, ताकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख पाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी आंखों में वो टिमटिमाते हुए सपने ना यार, वो पूरे हो जाए मेरी वजह से, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। मेरी वजह से और तुम्हारी वजह से, मतलब कि हमारी वजह से। बोलो बात समझ आई? चलो फिर हम लोग मिलते किसी अलग वीडियो में। ओके, बाय बाय, टाटा।